सो हेलो बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 जुलाई शिफ्ट 1 के फिजिक्स के पेपर को। बहुत से बच्चे इस फिजिक्स को लेके थोड़ा सा डरे हुए थे इस पेपर में, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपका एग्जाम 27 को है तब तो आपको देखना ही चाहिए, और अगर आपका एग्जाम 27 को नहीं है, आप 4th अटैम्प्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तब भी आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से हम किसी भी सवाल को हैंडल कर सकते हैं, उसको हम अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल शायद ईजी होगा, लेकिन उसको और स्पीड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को, जहाँ पे हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए, तो ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट। इस सवाल में हमसे कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड लीनियर वेलोसिटी 4 मीटर्स पर सेकंड कोलाइड्स इलास्टिकली है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हेड ऑन विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट। तो ये आपका 2 kg का बॉडी है, इसका स्पीड है 4 मीटर्स पर सेकंड, सामने वाली बॉडी आपकी रेस्ट पे है। आफ्टर कोलिजन 2 kg वाला 1 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और जो दूसरा वाला है उसका स्पीड हमें गिवन नहीं है। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अच्छा, तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम चाहिए तो आपको ये m मास निकालना पड़ेगा, तभी आप लगा सकते हो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन हमें ये मास नहीं पता है, तो इसके लिए हमें कोलिजन के प्रॉपर्टीज़ को लगाना पड़ेगा। एक तो होता है ये आपका इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि E इज इक्वल टू 1 का इक्वेशन लगा सकते हैं, राइट। आपका E इज इक्वल टू 1 है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हम लिख सकते हैं v माइनस 1 विच इज़ योर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपका हो जाएगा 4 माइनस 0। तो यहाँ से आपका देख रहे डायरेक्टली v की वैल्यू आ जाती है 5 मीटर्स पर सेकेंड। बढ़िया सर। और दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो शुरुआत में आपका लीनियर मोमेंटम है 2 × 4 विच इज़ 8, बाद में है 2 × 1 एंड दिस इज m × v। बढ़िया। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको v की वैल्यू पता है 5, तो 8 माइनस 2 आपका 6 हो गया, दिस इज m × 5। तो यहाँ से आपको मास भी निकल के आ गया 6/5। खत्म। एक बारी आपका ये सब कुछ आ चुका है, तो लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आपका 2 × 4 m1 v1, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं m1 u1। सो 2 × 4 इज 8, यहाँ पे तो स्पीड 0 ही है, अपॉन टोटल मास, सो 2 + 6/5। तो ये कितना हो जाएगा 8 × 5, यहाँ पे 5 × 10 16। तो ये हमको दिख रहा है 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कितनी देखिए आसानी से हम लोगों ने इस सवाल को 1 मिनट के आसपास में सॉल्व कर लिया है। आप इसको और स्पीड कर सकते हैं, यहाँ तो मुझे बहुत डिटेल में लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सवाल को अटैक करना सीखना होगा। अब ये सवाल बहुत से बच्चों के लिए ईजी है, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निक सिखाना, आप ध्यान से सुनिएगा। सवाल में आपको बोलता है कि अभी ये बॉब आपका एकदम लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे है, आपने इसको स्पीड दिया है 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो बताइए, जब ये थ्रेड 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा, उस समय इस पार्टिकल की स्पीड कितनी है। ठीक है, तो आप इसको एनर्जी कंजर्वेशन से ही करते हो। आपका पार्टिकल अभी यहाँ पे है, फिर आपका पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, सो इट हैज़ गेन्ड सम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो गेन इन पोटेंशियल इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक। ठीक है, आप यही लिखोगे, राइट। उससे आंसर आएगा। लेकिन उसी इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करते हो ना, तो आपको एक इक्वेशन निकल के आता है। आपने काइनेमैटिक्स में, राइट, मोशन इन 1 डायमेंशन में आपने एक चीज़ सीखा था कि अगर हम एक पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, अगर हम एक पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर फेंकते हैं और किसी मोमेंट पे उसका स्पीड v है, और अगर ये हाइट h है, ग्रेविटी आपको नीचे लग रही होती है, तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh। ये सेम इक्वेशन यहाँ पे भी आप डायरेक्टली लगा सकते हो, ये सेम चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो, इससे आपका समय बचता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि सर v² इज इक्वल टू u² माइनस क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, सो माइनस 2gh, एंड h आपको यहाँ पे ये वाली हाइट ही लेनी पड़ेगी। h इज योर हाइट, जितना वो ऊपर गया है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। और ये h लिखने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। दिस इज योर l माइनस l cos 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा l माइनस l cos 60 विच इज l/2 विच इज l/2 इटसेल्फ इवेंचुअली। और l की वैल्यू हमको दे रखा है क्या, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.5 मीटर दिया हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा 0.5, यानी कि ये आपको हो गया है 1/4। यहाँ पे आप चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको v निकालना है। सो अंडर रूट ऑफ u² मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 × 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस दिस इज हाउ मच 2, यह 5 हो गया, तो 9 माइनस 5 आ रहा है। सो दिस इज योर अंडर रूट 4 विच इज योर 2 मीटर्स पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हम इस तरीके से कर सकते थे। ये इक्वेशन आपको एनर्जी कंजर्वेशन के बाद रीअरेंज करने से ऐसा ही आने वाला है। तो क्यों ना हमको जब हमको ये इक्वेशन पहले से पता है तो व्हाई नॉट अप्लाई इट डायरेक्टली ओवर हियर। बात समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बल्ब हैज़ रेटेड पावर 200 watt एंड रेटेड वोल्टेज 100 volt। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटेड पावर? रेटेड पावर का मतलब है कि ये बल्ब के अक्रॉस जब 100 वोल्ट होगा तब ये जो पावर डिसिपेट करेगा या कंज्यूम करेगा वो 200 वॉट का ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नाउ दिस बल्ब इज कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन। What should be the value of this load resistor so that bulb works at rated voltage? अब आप बात को समझिए। हमसे सवाल में चाहता है कि ये बल्ब रेटेड वोल्टेज पे ही काम करे और रेटेड वोल्टेज तो इसका 100 है। अब यहाँ पे आपने 200 वोल्ट दिया है, उसमें से अगर 100 इसके पास है इसका मतलब बाकी बचा 100 इसके पास होगा। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर इस 200 वोल्ट का इक्वल बंटवारा हुआ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस लोड रेजिस्टर शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। और बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने में हमको कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है आपका v² r। तो आप यहाँ से r निकाल सकते थे v² p करके, p करके। और बल्ब का आपका रेटेड वोल्टेज है 100, तो 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर 200, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 50 ओम। तो कितने आराम से हमने इस सवाल को भी हैंडल कर लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल में शायद किसी को तकलीफ हुआ होगा, शायद, आई एम नॉट श्योर। Two geometrical identical wires having Young's modulus y1 and y2, then find y equivalent. Now such kind of question is being practiced in your chapter thermal conductivity. तो वहाँ पे भी हमको ऐसा सवाल दिया जाता है, या फिर इवन इन द केस ऑफ स्प्रिंग ऑल्सो। आपका 2 स्प्रिंग पैरेलल में है तो बताइए इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। सो बेसिकली इस सवाल को अटैक करने से पहले हमें ये बात को एक बारी डिस्कस कर लेना चाहिए कि आपका जो एक रॉड होता है, राइट, ड्यूरिंग इलोंगेशन इसका बिहेवियर या फिर इवन कंप्रेशन के टाइम पे इसका बिहेवियर स्प्रिंग के जैसा ही होता है। आपके पास लेटर से यहाँ पे एक स्प्रिंग भी है, तो स्प्रिंग के केस में हम लोग लिखते हैं कि भैया F इज इक्वल टू KX, राइट। और इस केस में अगर आपने फोर्स F लगाया है, राइट, तो इस केस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं F इज इक्वल टू KX के फॉर्मेट में। क्या लिख सकते हैं? आप लिखोगे सर फोर्स बाई एरिया स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ, मान लेते हैं x इज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आप यहाँ से देखिए, अगर हम इस f को क्या लिख सकते थे, a को उधर भेज दो, सो दिस इज योर AY/L इंटू x। तो आपको एक बात दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपका AY/L इज काइंड ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ओनली। तो रॉड के केस में हम k जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा एक टर्म आ रहा है, हम इसको लिख सकते हैं AY डिवाइडेड बाई L। बढ़िया है। सो बेसिकली ये जो सवाल है वो इस सवाल में कन्वर्ट हो गया कि आपके पास 2 स्प्रिंग है इस तरीके से, 2 स्प्रिंग है आपके पास इस तरीके से, दिस इज योर K1, दिस इज योर K2। हमको बताना है इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, राइट। यानी कि अगर हमने इस पूरे दोनों रॉड को, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, दोनों रॉड को हटा के आप एक सिंगल रॉड ही यूज करोगे विथ टोटल डायमेंशंस, यानी कि आपने एक मोटी सी रॉड इस्तेमाल की होगी, और इस रॉड का लेंथ तो आपने L ही रखा होगा। दोनों का लेंथ अगर L है तो आपने रॉड का लेंथ L लिया, लेकिन अगर इस वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका भी A होगा, तो अब इसका एरिया आपको 2A लेना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब इस रॉड का जो आपका K इक्विवेलेंट होना चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज योर 2 एरिया यंग्स मॉडुलस इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लेंथ। और यहाँ पे आपका K1 का वैल्यू क्या है, K1 इज योर A यंग्स मॉडुलस 1 अपॉन L, और यहाँ पे आपका K2 का वैल्यू है A इंटू यंग्स मॉडुलस 2 अपॉन L, राइट। अब हमको स्प्रिंग के केस में पता है कि अगर पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि K1 प्लस K2 इज नथिंग बट योर K इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AY1 बाई L प्लस AY2 बाई L is equal to this much, that is your 2AY equivalent by L। तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि आपका ये जो A/L ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से आपको Y equivalent निकल के आएगा Y1 प्लस Y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 का फैक्टर बच्चे मिस कर जाते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आपको जब इक्विवेलेंट निकालना है यू हैव टू कंबाइन बोथ द रॉड्स, राइट। लेकिन आपका एरिया भी तो फिर डबल हो रहा है,
तो एरिया को ध्यान रखना कि वो डबल होगा, ठीक है। और एक ये कॉन्सेप्ट अगर पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो इसको सीख ले, अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में इसको डाल ले। नाउ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर एंड एन इंडक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये आपका पहला सिचुएशन है, आपने लंबे समय तक के लिए कनेक्ट करके रख दिया, यानी कि अब सर्किट में आपको एक स्टेडी करंट, एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होगा विच इज सिंपली 20 बाई रेजिस्टर, यानी कि 2 एम्पियर, राइट। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिहेव एज अ प्लेन वायर। उसके बाद आपने बैटरी को हटा दिया तो क्या होगा, करंट का डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। फाइंड द करंट इन द सर्किट आफ्टर 1 मिली सेकेंड व्हेन द बैटरी इज रिमूव्ड, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास डीके ऑफ करंट का इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ये आपका डीके ऑफ करंट का इक्वेशन है, याद नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। सो I इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू हमको 2 एम्पियर दे रखा है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। E माइनस आर की वैल्यू हमारे पास 10 है, टाइम हमको बोलता है 1 मिली सेकेंड बाद, सो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और इंडक्टर का वैल्यू भी हमको दे रखा है 10 मिली हेनरी, सो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 10 नहीं होगा ना, टाइम आपको सिर्फ 1 मिली सेकेंड है, सो दिस इज ओनली दिस मच। बढ़िया बढ़िया। अब देखिए ये 10 से 10 आपका खत्म और ये भी आपका खत्म, सो यू आर लेफ्ट विथ 2/E, राइट। अब यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सवाल में, ओरिजिनल पेपर में शायद लिखा होगा कि E की वैल्यू क्या है, ठीक है। आप E की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली 2.7 के आसपास ले सकते हो, और अगर आपने ऐसा लिया, इसको सॉल्व किया, तो आपको आंसर 0.74 एम्पियर के आसपास आया होगा, ठीक है। क्या तो आंसर डेसिमल के फॉर्म में दिया होगा या फिर आपको आंसर 2/E के फॉर्म में ही दिया होगा, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। सवाल लेकिन ऐसे अटैक करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। अ पार्टिकल ऑफ मास 4m एट रेस्ट स्प्लिट्स। रेस्ट पे था ये पार्टिकल है 4m मास का, ये आपको रेस्ट पे था, ये आपको खुद ब खुद स्प्लिट कर गया है इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m and 3m। इफ बोथ द मासेस हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, इसको v1 मिला, इसको v2 मिला, देन द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज हाउ मच। तो डी ब्रॉगली पे आपको इस वाले पेपर में 2 सवाल था, ये आपका पहला सवाल है उसमें से। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ पहले तो होता क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h/mv, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल आपका रेस्ट पे था, ये आपको एक्सप्लोड कर गया है। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास या फिर हम लोग कोलिजन वाले चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एक्सप्लोजन में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड करता है, यानी कि क्योंकि दोनों अब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे, और क्योंकि शुरुआत में आपको टोटल मोमेंटम 0 था तो बाद में भी टोटल मोमेंटम 0 ही रहा होगा। इसका मतलब इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम आपस में बराबर है। सो द होल पॉइंट इज मोमेंटम ऑफ 3m मास इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ m मास, और अगर दोनों का मोमेंटम ही सेम है और h तो कांस्टेंट है, यानी कि दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो 1:1 होगा, खत्म, ठीक है। आई होप आपको चीजें यहां तक क्लियर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। अगेन, एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर गेट accelerated by giving same kinetic energy, then which of the following is correct about de Broglie wavelength। हमें de Broglie wavelength को कंपेयर करना है, ठीक है। सो de Broglie wavelength को हम ऐसे भी लिख सकते थे h/mv, और mv को हम लिख सकते थे √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। आपको रिलेशन पता होना चाहिए, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इंटू k। बढ़िया है। अब आपने सबको सेम k दिया है, h तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा यहां से आप देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √ मास के। तो बस आपको मास का रिलेशन पता होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्फा का मास सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद प्रोटॉन का, और सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसका उल्टा ऑर्डर होगा आपका वेवलेंथ का, यानी इलेक्ट्रॉन का लैम्डा सबसे ज़्यादा, फिर आपका प्रोटॉन, फिर आपका अल्फा पार्टिकल, और ये चीज़ ऑप्शन नंबर बी में पाया जा रहा है, ठीक। चलिए लेट अस मूव Question number 8. A ball of mass m is thrown towards wall in 2 different situations. Ball strikes perpendicular to wall. Ball strikes at an angle 45 degree to a wall. What will be the ratio of impulse in the 2 case? ठीक है। अच्छा, तो इस सवाल में आपको क्या कह रहा है कि आपने एक पार्टिकल को मान लीजिए वॉल की तरफ फेंका, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन के क्लैरिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई एम टेकिंग दिस एज अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। अगर ये सवाल था एग्जैक्टली तो अच्छी बात है, ये नहीं था फिर भी इसको ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को u स्पीड देख के एंगल थीटा से ऐसा फेंका, ठीक है। एक बार वो जाता है और दीवार के साथ जब वो कोलाइड कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टली कोलाइड किया है,
यानी कि परपेंडिकुलर टू द वॉल, और एक बार जब वो कोलाइड किया है तो इट इज कोलाइडिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है। लेकिन आप एक बात को समझिए, जब कोई भी पार्टिकल इस दीवार के साथ कोलाइड कर रहा है, मान लीजिए किसी एंगल पे कोलाइड कर रहा है, सो बेसिकली कोलाइड करने से पहले इसके पास एक हॉरिजॉन्टल स्पीड होगा और इसके पास एक वर्टिकल स्पीड होगा। इस केस में वर्टिकल स्पीड तो है ही नहीं, लेकिन जनरल फॉर्म में ऐसा कुछ माहौल होगा, ठीक है। और कोलाइड करने के जस्ट बाद वर्टिकल स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। तो इसका ये जो यूएक्स है वो आपको बेसिकली पलट जाएगा, राइट। अगर ये प्योरली इलास्टिक कोलिजन है तो यूएक्स मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन पलट जाएगा, लेकिन यूवाई को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी मोमेंटम चेंज आएगा वो आपको एक्स डायरेक्शन में ही आएगा, वाई डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला है। तो इम्पल्स भी आपका मोमेंटम चेंज के कारण ही आता है, ठीक है। यहां तक बात आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़िया सर। अब प्रोजेक्टाइल में फ़ायदा ये है कि आपका हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा u cos थीटा होता है, वो इस वॉल से किसी भी एंगल से टकरा ले, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा u cos थीटा ही रहा होगा। इसका मतलब इस केस में भी जो मोमेंटम में चेंज आया होगा x डायरेक्शन के मोमेंटम में जो चेंज आया होगा वो आपको रहा होगा मास इंटू यू कॉस थीटा और ट्वाइस, क्योंकि एक बारी राइट डायरेक्शन में यू कॉस थीटा है और एक बारी लेफ्ट डायरेक्शन में यू कॉस थीटा है, और इस केस में भी एग्जैक्टली वही रहा होगा। मोमेंटम चेंज आपको इस केस में भी यही वाला रहेगा। तो जब दोनों में सेम मोमेंटम चेंज है तो दोनों में आपको इंपल्स भी सेम होने वाला है, यानी कि इंपल्स का रेशियो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो वेरी गुड कॉन्सेप्ट। अगर यही सवाल था देन इट इज अ गुड क्वेश्चन आई वुड से। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, हाँ, मॉडर्न फिजिक्स का तीसरा सवाल आ गया है। अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई N0 डिकेज N0 by 4 न्यूक्लियाई इन टाइम T1। बढ़िया है। एंड डिकेज टू N0 by 2 इन टाइम T2। तो हमें T1 और T2 का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपको फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी ध्यान से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। n इज इक्वल टू N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। हमसे टाइम पूछ रहा है तो क्यों ना हम पहले ही टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वेशन को रीअरेंज कर ले। तो आप N0 को इधर ले आइए और बोथ तरफ लॉग ले लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा कितना, दिस इज योर, वेट अ सेकेंड, दिस इज योर लॉग n बाई N0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से आप t के बारे में कमेंट कर सकते हैं, दिस इज योर 1 बाई लैम्डा, और माइनस साइन को जब लॉग के अंदर भेज देंगे तो इसको पलट देंगे N0 बाई n, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके लिए लैम्डा तो कांस्टेंट ही है, तो आप कह सकते हैं सर T1 बाई T2 इज इक्वल टू ln N0 बाई N1 डिवाइडेड बाई ln N0 बाई N2, राइट। तो पहले केस में N0 बाई 4 डीके हो गया है, तो बचा कितना होगा T1 टाइम के बाद 3N0 बाई 4, 3N0 बाई 4। तो यहाँ पे आप जब N1 की जगह 3N0 बाई 4 पुट करेंगे तो इवेंचुअली ये होने वाला है 4 बाई 3, और यहाँ पे आप N2 की जगह N0 बाई 2 ही पुट करेंगे तो ये आपको होने वाला है log 2, ठीक है। अब आप log 4 बाई 3 को लिख सकते हो log 4 माइनस log 3, यानी कि log 4, और log 4 को भी आप लिख सकते थे 2 log 2 माइनस log 3 डिवाइडेड बाई log 2। सो दिस इज 2 माइनस log 3 बाई log 2, राइट। अब क्या तो आपको सवाल में ये चीज़ दिया हुआ होगा या फिर आपको आंसर log के टर्म्स में ही दिया होगा। अगर ये वैल्यू दी हुई थी तो log 3 होता है आपको 1.1 डिवाइडेड बाई 0.7, ठीक है। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू एज 0.42, you will get the value as 0.42 which is your option number A, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको लॉजिक गेट्स का एक स्टैंडर्ड सा सवाल है, और हालांकि ये स्टैंडर्ड सा एक सर्किट भी है, बट स्टिल हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ये सर्किट है, हमको बोलता है इसमें से ये कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात, ये आपको एक नॉट गेट होता है। अब इसके अंदर हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज योर नॉट गेट। आपने अगर इनपुट यहाँ पे A दिया है तो ये आउटपुट आपको A बार आने वाला है। अगर यहाँ पे इनपुट B दिया है तो ये आपको B बार होने वाला है। दिस इज योर नॉट गेट। अब यहाँ पे A बार है, यहाँ पे B बार है, राइट। यहाँ पे आपको इनपुट A बार और B बार है। दिस इज योर नॉर गेट। तो ये वाला फाइनल आउटपुट कितना होने वाला है, दिस इज योर A बार प्लस B बार, और उसके ऊपर से एक और डंडा मार दीजिए, है नॉर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, यानी कि A प्लस B का बार इज इक्वल टू A बार डॉट B बार। तो हम इसको क्या लिख सकते थे, हम इसको लिख सकते थे
ए बार और एक और लगाना पड़ेगा ऐसे, और अगर आपने 2 बार लगा दिया बार तो बेसिकली आप बार को हटा सकते हो. सो दिस इज योर ए डॉट बी विच इज योर एंड गेट. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. ये सवाल आपको अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तभी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत तकलीफ आ जाएगा इस सवाल में. आपके पास यहाँ पे 2 ब्लॉक सिस्टम है, बीच में आपके पास स्प्रिंग है, आपको बताना है सिस्टम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है. ठीक है, सो ऐसे केसेस में हम लोग रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट, वेयर योर रिड्यूस्ड मास इज गिवन बाई m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ठीक है, और यहाँ पे 2 स्प्रिंग सीरीज में है तो आपको के इक्वेलेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2. तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4k मल्टीप्लाइड बाई k डिवाइडेड बाई योर 5k विच इज़ योर 4k बाई 5, राइट. और हमें k की वैल्यू 20 दे रखी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ योर 54 यानी कि 16. ठीक है, तो आप अब ओमेगा लिख सकते हैं. आपका जनरल केस में ओमेगा क्या होता है, वो होता है आपको अंडर रूट k बाई एम. तो यहाँ पे आप k बाई एम नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे k इक्वेलेंट, थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं, k इक्वेलेंट डिवाइडेड बाई रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास. ठीक है, तो ये आपका ध्यान से देखिए, k इक्वेलेंट तो 16 हो गया है, और जो रिड्यूस्ड मास है कहाँ गया अपना ये, हाँ आपको ये लिखना होगा, तो 800 इंटू 200. तो इसको हम लोग एक काम करते हैं केजीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट. तो रिड्यूस मास में आपका 0.8 इंटू 0.2 आने वाला है, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, और ऊपर में आपका चला जाएगा 800 प्लस 200 विच इज़ योर 1 kg इटसेल्फ. तो ऊपर तो आपका 1 ही रहने वाला है. ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई, ये आपको कितना हो जाएगा 0.16. सो दिस इज योर 16, और ऊपर आपका चला जाएगा 100. सो बाहर में आपका वैल्यू जो जा रहा है दैट इज योर 10. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. ये आपका सवाल EMI से है. अ कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस 0.1 मीटर हैज अ टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दिस मच. बढ़िया, फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड टिल मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0, राइट. तो आपको बेसिकली यहाँ पे हीट का इक्वेशन लगाना पड़ सकता है, I2RT या फिर V2 बाई R इंटू टी. सवाल ये उठता है कि हमको यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, हमको तो ये बोलता है कि आप एनर्जी डिसिपेटेड तब तक निकालिए जब तक कि आपका फील्ड 0 नहीं हो जाता है. तो आप यहाँ पे देखो ना, ये फील्ड 0 कब होगा, जब आपका t का वैल्यू 100 हो जाए. आप यहाँ पे t को 100 पुट करो, ये b आपका 0 होने वाला है. तो हमें t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स तक के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. अब आपको निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF. तो हमको तो पता है ना, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू बेसिकली d phi बाई dt, राइट. अच्छा, phi मतलब फ्लक्स है ना, सो b इंटू एरिया, एरिया को बाहर निकाल दीजिए एंड यू विल डिफरेंशिएट मैग्नेटिक फील्ड. बढ़िया है, बढ़िया है. अब यहाँ पे जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको आएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 0.01. माइनस साइन को अभी सब हटाओ, ठीक है, डायरेक्शन में हमको अभी कोई इंटरेस्ट है नहीं. एरिया, एरिया दिया हुआ है क्या, अ कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस 0.1 मीटर यानी कि पाई आर स्क्वायर का मेरे पास प्रबंध है. सो पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर. यहाँ पे आपके पास हो रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. तो यहाँ से मेरा पास आ जाता है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 6 वोल्ट. तो ये आपका हो गया इंड्यूस्ड EMF. और अगर आपको इंड्यूस्ड EMF पता है तो आप हीट डिसिपेटेड नहीं निकाल लेंगे, एनर्जी डिसिपेटेड नहीं निकाल लेंगे. दैट इज गोइंग टू बी योर V स्क्वायर, इस केस में बोल देते हैं E स्क्वायर बाई R इंटू टी. सो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, पाई स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई टाइम विच इज योर 100 सेकेंड्स एंड रेजिस्टेंस इज योर 0.01 ओम, यानी कि ये भी है भाई साहब 10 टू द पावर माइनस 2. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 4, और इसको कट करेगा तो -8. ठीक है, अच्छा, पाई स्क्वायर भी आप ध्यान से रखिए, पाई स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली 10 ओनली. तो ये आपको कितना बन जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 विच इज योर ऑप्शन नंबर ए. तो देखिए कितना प्यार से आपको एकदम सही आंसर निकल के आ रहा है. तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अपने कैलकुलेशन को और एफिशिएंट बनाइए. ये सेम सवाल आपको पूछा गया था, सिमिलर सवाल आपको पूछा गया था 2021 फेब अटेम्प्ट में, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिमिलर पैटर्न था. सवाल में आपसे बोला जाता है कि आपके पास यहाँ पे 2 फिक्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q, राइट. ये माइनस Q पहले आपको यहाँ पे था सेंटर पे, राइट, तो वो रेस्ट पे रहा होगा. फिर आपने इसको थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस किया, दिस x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी L. आपने इसे थोड़ा सा ऊपर भेजा तो ये Q और ये Q इसे अपनी तरफ खींचेंगे. सो दिस माइनस Q इज बेसिकली गोइंग टू ऑसिलेट, SHM परफॉर्म करेगा. हमें उसी SHM का एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है. ठीक है,
तो हमने बोला कि हमने इसको x डिस्टेंस ऊपर भेज दिया है, तो आपको फोर्सेस कैलकुलेट करने होंगे। ध्यान से देखिएगा, आपने पहले तो इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है, ये प्लस क्यू इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, एरो कहाँ गया भाई, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला प्लस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है थीटा है, तो ये वाला एंगल भी बाई सिमेट्री आपको थीटा ही हो जाएगा। ये वाला फोर्स अगर एफ है तो ये वाला फोर्स भी एफ हो जाएगा। सो एसएचएम में टाइम पीरियड या फिर ओमेगा निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आप पार्टिकल को उसके मीन पोजिशन से पहले डिस्प्लेस करते हो, जो कि हमने डिस्प्लेस कर दिया है, और फिर आप देखते हो कि उस पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है। तो इस केस में इस माइनस क्यू को नीचे खींचने वाला जो फोर्स है वो है एफ कॉस थीटा, इस एफ का नीचे वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और इस वाले फोर्स का भी नीचे वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। ये दोनों एफ कॉस थीटा मिलके पार्टिकल को नीचे खींच रहे होंगे, विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज बेसिकली कॉल्ड योर रिस्टोरिंग फोर्स ओवर हियर। ठीक है, अच्छा, अब आपका फोर्स कितना है, फोर्स का वैल्यू होगा के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, माई बैड आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, एक काम करते हैं इस डिस्टेंस को ना, इसको डी बोल देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली डिस्टेंस को हम लोग डी बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डी आपका बेसिकली कितना हो गया, L2 मीटर है, तो डी आपका हो जाने वाला है 1 मीटर। बढ़िया, अब आ जाइए वापस यहाँ पे। सो एफ आपका हो गया के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज योर आर। दिस इज योर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जनाब, अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा 2kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x भी है, r क्यूब। अब r क्या है, r आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपका r इतना है, लेकिन यहाँ तो r क्यूब है, तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। दिस इज योर मास इनटू एक्सेलरेशन। बढ़िया, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी x की वैल्यू बहुत छोटी है, तो एक्स स्क्वायर तो हद से ज़्यादा छोटा हो गया, तो आप एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो ये आपका हो जाने वाला है 2kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में है t क्यूब, और m को भी नीचे ले आइए, राइट, ये आपका x इज इक्वल टू a है। अब ये आपको हो गया SHM वाला एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, राइट। आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देना अंत में, उसके चक्कर में ना फंसो। अभी नेगेटिव क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने इसको ऊपर डिस्प्लेस किया, लेकिन नेट फोर्स लग रहा है नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक नेगेटिव साइन आपका आ जाएगा। एनीवेज, अब आपका अगर ऐसा फॉर्मेट आता है, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट आ रहा है, सो दिस वैल्यू इज बेसिकली योर ओमेगा स्क्वायर। तो हमसे तो ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू डी क्यूब। बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको k पता है क्या, दिस इज योर दिस मच, q की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 10, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस इज योर गोइंग टू बी योर 10, एंड m इज योर मास दिया हुआ है 0.2 ग्राम्स, दिस इज योर 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 1, तो ये तो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 जब ऊपर जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 एंड 10 टू द पावर 14, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 7। सो 3 इंटू 10 टू द पावर 7 रेडियंस पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। काइनेमेटिक्स का ये सवाल है आपका, और सवाल में कहता है कि वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ टैप इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अ ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम द टैप एंड आफ्टर 4 seconds ऑफ फॉलिंग, the drop is 34.3 meter away from the next drop. Then drops are falling at a rate of what? Right? So basically हर कितने इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको एक एक ड्रॉप यहाँ से नीचे गिर रहा है, हमको वो बताना है। आपसे कहा गया कि a drop falls from the tap after 4 seconds of falling, the drop is 34.3 meter away from the next drop, right? तो t equals to 0 पे मान लीजिए यहाँ से एक ड्रॉप निकलता है, और 4 सेकेंड बाद 4 सेकेंड बाद जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, राइट, वो कुछ s1 है। ठीक है, अच्छा, मान लेते हैं कि इस पहले ड्रॉप के गिरने के t सेकेंड बाद एक और ड्रॉप गिरा होगा। ठीक है, तो वो एक और ड्रॉप हमसे कहता है कहीं यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है। इस वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो s2 है, सो दैट s1 माइनस s2 इज बेसिकली 34.3। अब आप समझिएगा, अगर इस ड्रॉप को 4 सेकेंड मिलता है ट्रैवल करने के लिए, तो इस वाले ड्रॉप को मिला होगा कितना टाइम, 4 - t।
आई एम सेइंग टी सेकेंड बाद, इस ड्रॉप के निकलने के टी सेकेंड बाद ये दूसरा वाला ड्रॉप निकला है, तो 4 सेकेंड अगर ये ट्रैवल किया तो ये ट्रैवल किया होगा 4 माइनस टी सेकेंड, और उतने में उसका डिस्प्लेसमेंट S2 है। बढ़िया है। इनिशियल वेलोसिटी हम दोनों का 0 मान सकते हैं, तो S1 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ जी T1 स्क्वायर माइनस हाफ जी, यहाँ पे टाइम आपका है बेसिकली 4 माइनस टी का स्क्वायर, दिस इज योर 34.3। जी की वैल्यू हमसे बोलता है 9.8 ले लो, तो ये आपको हो जाएगा 4.9, और T1 मतलब यहाँ पे 4 ही था, सो दिस इज योर 4 स्क्वायर, दिस इज योर 4.9, दिस इज योर 4 माइनस टी स्क्वायर, दिस इज योर 34.3। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 4.9 4.9 और ये आपको हो जाने वाला है 7, ठीक है। तो ये आपको हो गया 16 माइनस और ये आपको हो जाएगा 16 प्लस टी स्क्वायर माइनस 8t इज इक्वल टू 7। तो आपका ये 16 तो कटने वाला है, ये आपको होने वाला है माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, दिस इज योर माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t इज इक्वल टू 7, ठीक है। अच्छा, अब आपको इस इक्वेशन को बेसिकली बस सॉल्व करना है, you just need to solve this equation, right? This is you are going to be t square minus 8t plus 7 is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको easily मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, और आपको दिखना चाहिए कि t की वैल्यू जो है वो 1 आने वाला है, t की वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे आप चाहो तो 1 पुट कर लो, सो 1 प्लस 7 8, और यहाँ पे माइनस 8 है वो 0 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 1 है, विच मीन्स हर 1 सेकेंड में आपको एक ड्रॉप निकल रहा होगा, 1 ड्रॉप पर सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। तो ये सवाल ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे बस केयरफुल रहना है कि यहाँ पे आपको 4 माइनस टी लेने की ज़रूरत थी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये सवाल भी क्रिस्टल क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे एक क्वेश्चन बेस्ड है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स आर वेरीड एज दिस मच, तो 2 स्लिट का जो बीच का डिस्टेंस है उसको भी चेंज किया जा रहा है by the function sin omega t. What will be the difference between the maximum and minimum fringe width? अब fringe width का जो फॉर्मूला है that is your lambda d by small d, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो lambda d अपॉन ये small d की वैल्यू है a प्लस b sin omega t। अब आप देख सकते हो कि b मैक्सिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर आपका मिनिमम कब होगा, डिनोमिनेटर आपका मिनिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी -1 होगा। तो ये आप देख लीजिए लैम्डा डी अपॉन ए माइनस बी है बेसिकली, और बी आपका मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, यानी कि साइन ओमेगा टी 1 होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर लैम्डा डी, दिस इज गोइंग टू बी योर लैम्डा डी अपॉन ए प्लस बी। अब हमसे इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, राइट। सो फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम माइनस फ्रिंज विड्थ मिनिमम है, आप सबट्रैक्ट करेंगे तो लैम्डा डी को क्यों ना कॉमन ले लीजिए आप, फिर एलसीएम भी लोगे तो ये आपको होने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका a और a तो कट जाएगा, ये होने वाला है 2b लैम्डा d डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड दिस इज विच वन, ऑप्शन नंबर ए। लगातार आपका कितने सारे ऑप्शन नंबर ए आंसर में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। काफ़ी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट, ये वैरायटी डिस्टर्ब करता है, और इस सवाल में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन क्या डाल दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक डायलेक्ट्रिक अलग वेरिएशन है और मिड पॉइंट से लेके राइट तक अलग वेरिएशन है। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d इफ डायलेक्ट्रिक ऑफ वेरिएबल परमिटिविटी इज फिल्ड एज, राइट, Ex इज E0 प्लस kx, जब आपका x 0 से d/2 है, एंड बाई दिस फंक्शन जब d/2 से d तक है। तो हमसे फाइंड c पूछा है, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। ये आपका ये आधा पोर्शन है, और उसके बाजू में आपके पास ये एक और आधा पोर्शन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपका d/2 है, ये आपका d/2 है। E0 प्लस kx, यानी कि जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो सिर्फ E0 आएगा, और जब d/2 पुट करोगे तो E0 प्लस k इंटू d/2 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पहले अगर आप d/2 पुट कर दोगे तो E0 प्लस k इंटू d/2 आएगा, और जब d पुट करोगे तो सिर्फ E0 आएगा। इसका मतलब अगर आप
प्लीज़ केयरफुली अगर ध्यान से देखें तो जिस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, नॉट एग्जैक्टली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे आपको सीधे परमिटिविटी दिया हुआ है, जिस तरीके से यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ये इंक्रीज कर रहा है, राइट, और यहाँ से यहाँ ये डिक्रीज कर रहा है, मिड पॉइंट से राइट तक ये डिक्रीज कर रहा है और लेफ्ट से लेकर मिड पॉइंट तक ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये इंक्रीज कर रहा है, जिस तरीके से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, जिस तरीके से ये वैल्यू ई इंक्रीज कर रही है, उसी तरीके से ये डिक्रीज भी कर रही है, उसी तरीके से ये डिक्रीज भी कर रही है। इसका मतलब इस ब्लू वाले का कैपेसिटेंस अगर C1 आने वाला है तो इस ग्रीन वाले का कैपेसिटेंस भी C1 आएगा थ्रू इंटीग्रेशन। तो पॉइंट ये है कि आप दोनों के लिए इंटीग्रेट ना करें, आप सिर्फ ब्लू वाले के लिए इंटीग्रेट कर दे और उसके बाद आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये भी C1 ये भी C1 दोनों आपस में सीरीज में है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपको C1/2। आई थिंक आई एम क्लियर राइट नाउ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखें। अब यहाँ पे ये आपको बेसिकली परमिटिविटी है, तो जैसे हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आने के बाद फॉर्मूला लिखते हैं K एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यहाँ पे आपका ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और ये आपका होता है बेसिकली रिलेटिव। सो यहाँ पे बेसिकली आपको K इंटू एप्सिलॉन नॉट ही दे रखा है E, राइट, तो आपको ये दोनों मिला के ही दिया हुआ है। अच्छा, अब आपको सवाल आता है कि इसको अब आगे कैसे बढ़ाए, तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पे x पे जाके एक dx थिकनेस का स्ट्रिप ले ले, x पे जाके एक dx थिकनेस का हमने स्ट्रिप ले लिया और मान लीजिए कि जो प्लेट एरिया है वो आपको एरिया A है, प्लेट एरिया आप A ही मान सकते हैं, राइट, ये जो प्लेट एरिया है वो A है, तो इस स्ट्रिप का भी आपको साइड से जो एरिया होगा वो A ही होगा। इस पतले से स्ट्रिप का जो छोटा सा कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा A EX अपॉन थिकनेस विच इज योर DX, ठीक है। अब हम सिर्फ यहाँ पे ब्लू वाले को ही इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो ऐसे पतले पतले, यहाँ पे भी एक पतला ऐसा है, तो ऐसे पतले पतले सब सीरीज में है, तो आपको सीरीज में अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो आप क्या करते हो, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी आपको इसको उल्टा करके इंटीग्रेट करना होगा, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सर 1/dc इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई ए ई एज अ फंक्शन ऑफ x विच इज योर E0 प्लस kx, और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके d/2 तक, ठीक है। तो ये हमको निकलेगा 1/c1, हमने बोला कि ये ब्लू वाले का मान लेते C1 है, सो 1/c1। अब यहाँ पे देखिए A तो आपको बाहर में कांस्टेंट आ जाएगा, राइट, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको निकल के आने वाला है log E0 प्लस kx, और ये k इसके साथ कोएफिशिएंट था तो k भी आपको आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे आपको अब लिमिट पुट करना है 0 से लेके d/2, सो दिस इज गोइंग टू बी और 1/ka। आपने जब एक बारी d/2 पुट किया तो ये आपको होने वाला है E0 प्लस k इंटू d/2, और माइनस फिर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो माइनस log E0 आएगा, फिर आप log a माइनस log b लगाओगे तो log a/b आ जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आप एक बार में ही डिनोमिनेटर में ये E0 भी लिख डालो, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं ना कि C1 की वैल्यू कितनी आ रही है, K आपको ऊपर चल जाएगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई log दिस इज योर E0 प्लस KD/2 डिवाइडेड बाई योर E0, और ये आपको सिर्फ C1 आया है, वैसा ही C1 आपको ये भी आने वाला है। तो हमारा जो आंसर होगा C इक्विवेलेंट दैट इज गोइंग टू बी योर C1/2, यानी कि इस पूरे को डिवाइड करना है 2 से, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर B, है ना, K ऊपर है और 2 टाइम्स दिस फंक्शन, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों को, राइट। कई जगह देखा है मैंने इसको, बहुत जगह इसको गलत तरीके से सॉल्व किया गया है, सो प्लीज़ अब अपने कॉन्सेप्ट को एकदम पकड़ के रखें, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही बेसिकली आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज एज दिस फंक्शन। तो आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है i कैप j कैप और टाइम का फंक्शन है, स्मॉल a b आपको कुछ कांस्टेंट रहा होगा। फाइंड द टाइम एट विच एंगुलर मोमेंटम बिकम्स सेम एज दैट ऑफ एट t इक्वल्स टू 0 अबाउट द ओरिजिन। अब एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आपको होता है r क्रॉस m इंटू v वेक्टर, ठीक है। सो बेसिकली m को साइड करो, दिस इज योर r क्रॉस v, ठीक है। अच्छा, तो समय 0 पे
एंगुलर मोमेंटम था कितना, उसके लिए आपको सबसे पहले तो इस आर वेक्टर को डिफरेंशिएट करके वी वेक्टर भी निकाल लो, हमको वो भी चाहिए रहेगा। सो वी वेक्टर है कितना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2 टाइम्स, सो 20ab ti कैप, और यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट तो ये आपको सिर्फ 5b बचने वाला है, सो 5b j कैप। ठीक है, अब पहले समय शून्य की बात कर लेते हैं। सो एट t इक्वल्स टू 0 अगर आपसे कोई वेलोसिटी वेक्टर पूछे तो वो तो आपको सिंपली 5b j कैप हो जाएगा, और अगर आपसे कोई पोजीशन वेक्टर पूछे, राइट, सो आप फिर से यहाँ पे t को 0 पुट करोगे, ये वाला t भी 0 होने वाला है, तो आपका ये हो जाएगा 5b इंटू -5 विच इज़ योर -25b j कैप। तो अगर आप दोनों ही वेक्टर आपका j कैप है, इन दोनों का अगर आपने क्रॉस लिया, आपने r क्रॉस v किया, तो वो तो 0 आने वाला है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम एट t इक्वल्स टू 0 इज 0, राइट। अब हमें फिर से एक और टाइम बताना है जब एंगुलर मोमेंटम दोबारा 0 हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, हम जनरल इक्वेशन का क्रॉस ले लेंगे, राइट। हम जनरल निकाल लेते हैं कि एल वेक्टर आने कितना वाला है, m आपको करना है r क्रॉस v, ये आपका r है, ये आपका v है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, i वाला i के साथ तो 0 देगा क्रॉस करने में, i वाला j के साथ देगा, तो ये बेसिकली आपको हो जाएगा k कैप, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर 10abt, ध्यान से देखिएगा 10abt स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5b। ठीक है, और j क्रॉस i करोगे तो j क्रॉस i आपको माइनस k कैप देगा, सो माइनस k कैप, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर 5bt माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस एंटायर टर्म विच इज़ योर 20abt, और हम चाहते हैं कि ये टर्म आपका 0 हो जाए, ये टर्म आपका 0 हो जाए, राइट। ये क्या था, 20abt था, बी वेरी केयरफुल, दिस इज़ योर 20abt, ये पूरा टर्म आपको 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो k कैप यहाँ से कॉमन ले लो और अंदर वाला टर्म आप 0 से इक्वेट कर देंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी योर 10abt स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5b, राइट। बेसिकली दिस एंटायर थिंग शुड बी इक्वल टू 5bt माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 20abt। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका a और b यहाँ से खत्म, a और b यहाँ से आपका खत्म हो जाएगा, ये वाला b भी आपको कैंसिल हो जाएगा, एक t इस स्क्वायर को उड़ा देगा यहाँ से, ये वाला 0 इस 0 को यहाँ से उड़ा देगा, ये वाला 5 आपको यहाँ से 5 को हटा देगा। सो लेफ्ट साइड में आपके पास सिर्फ t है और राइट साइड में आपके पास t माइनस 5 इंटू 2 है, यहाँ पे 2 भी है, सो दिस बिकम्स योर 2t माइनस 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं t की वैल्यू आपको आ जाएगी 10 सेकेंड्स विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे आपके पास एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट दिया हुआ है, सर्किट शोन इज इन द बैलेंस स्टेट इन विच अ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन गिवन दैट वायर हैज 0.01 ओम पर सेंटीमीटर ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये ए बी आपका काम की वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, जिसका हमें 0.01 ओम पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस सेटअप, राइट। तो मैक्सिमम का मतलब है कि ये जो जॉकी है ना, ये जॉकी बेसिकली आपको यहाँ पे आके टच कराना पड़ेगा, इसके बियॉन्ड आप आगे जा नहीं सकते, तो इससे ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर नहीं सकते हो, ईएमएफ आप मेजर कर नहीं सकते हो। और अगर जब ये इस पॉइंट पे आके टच हो रहा है, सो दिस ई इज नथिंग बट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस ए बी, इसके अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आपको बस ये सॉल्व करना है, तो वो कितना होगा, बैलेंस स्टेट होगा ना, बैलेंस स्टेट होगा। तो आप ध्यान से देखें तो हमारा जो सर्किट बन गया बेसिकली ये ऐसा सा बन गया, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी, एंड दिस इज़ योर 20, दिस इज़ योर 6, ये 20 ओम है, ये आपको 20 वोल्ट 6 ओम, और इस ए बी वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 550 सेंटीमीटर प्लस 450 विच इज़ योर 1000 सेंटीमीटर, 1000 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो ये आपको आने वाला है 10 ओम, दिस इज योर 10 ओम। सो व्हाट इज योर वी ए बी कितना हो जाएगा, अगर करंट आई आपका दौड़ रहा है, सो आई इंटू 10, और आई आपका हो जाएगा 20/6 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, और यही आपको ई के बराबर भी होगा, ई के बराबर भी आपको इतना ही आने वाला है, राइट। सो दिस इज योर 200 डिवाइडेड बाई 16 विच इज गोइंग टू बी योर आई थिंक 12.5 आना चाहिए, येस दिस इज गोइंग टू बी योर 12.5 वोल्ट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आइए, थर्मो का एक अच्छा सा सवाल है, ये भी ठीक ठाक सवाल है ये भी। द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 डिफरेंट गैसेस ए एंड बी हैविंग सेम नंबर ऑफ
moles, same number of moles is as shown in the figure. If heat is supplied by same rate to both the gases, then find the ratio of specific heat of both the gases. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो आप हीट सप्लाई कर दो डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी. बढ़िया है. हमको यहाँ पे रेट के बारे में कहा जा रहा है, सेम रेट से हीट दिया जा रहा है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एन सी डी टी बाई डी टी. डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमसे कहा जा रहा है कि डी क्यू बाई डी टी दोनों गैस के लिए सेम है, एन आपका सेम है. ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सी ए डी टी बाई डी टी फॉर ए शुड बी इक्वल टू सी बी डी टी बाई डी टी इन केस ऑफ बी. अब हमें यहाँ पे निकालना है सी ए बाई सी बी, राइट. सो डी टी बाई डी टी ऑफ बी अपॉन दिस वन. अब ये क्या है, ये बेसिकली आपको स्लोप है ना, तो बी वाले का स्लोप कितना हो जाएगा, बी वाले का स्लोप आपको हो जाएगा 90/6. दिस इज योर 90/6. और ए वाले का स्लोप हो जाएगा 120/3. दिस इज योर 120/3. सो 90/6 इज नथिंग बट योर 15 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर 40. सो 5 3 एंड 5 8, 3/8 इज द आंसर. ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20th. A radioactive material of mass 198 decays with a half life of this much. तो आपको half life दिया हुआ है 3 days. बढ़िया है. If initial amount of radioactive material is 2 milligram, then its initial activity is how much? So activity जो आपको initial activity होगा that is nothing but your lambda into n. n is your इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. अब लैम्डा आपको होता है log 2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आप कैसे निकाल सकते हो, आपको मास दिया हुआ है, राइट. सो 2 मिलीग्राम्स डिवाइडेड बाई इट्स एटॉमिक मास विच इज योर 198, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ. ठीक है, अब log 2 आपको 0.693 या फिर आप 0.7 ले सकते हो डिवाइडेड बाई टी. आपको 3 days है तो इसको भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, राइट. और एक दिन में कितना सेकंड होता है, 24 इंटू 60 इंटू 60 विच इज योर 86400 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 198. अब यहाँ पे आपके साथ फायदा ये है कि आपको चारों ऑप्शन में ये वाली वैल्यू सेम है, तो आपको बस पावर को अच्छे से चेक करना है, ध्यान देके आपको बस इतना ही काम करना है. आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको 10 टू द पावर 10 आने वाला है. डीपीएस इज यूनिट डीके पर सेकेंड. ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा. दीज आर द 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई फाउंड, सो आई थॉट टू पुट इट अप हियर. ये क्वेश्चंस को जहाँ पे हमने मॉडर्न फिजिक्स के तो सारे ही सवाल को उठा लिए हैं, और कुछ ऐसे भी सवाल थे विच वर वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा. हिट दैट बेल आइकन. इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा. ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी और भी आएंगे. फॉर्मूला सीरीज सेशन अभी और कंटिन्यू होगा. बहुत क्विकली हम लोग बहुत चीज़ों को अभी आगे जाकर रिवाइज करने वाले हैं. टेक केयर, बाय बाय.